आज का पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़, अभी भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है यार। सब्सक्रिप्शन के तो पैसे नहीं लगते। ठीक है, ये क्या होता है ना, वीडियो की रीच बढ़ती है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा लाइक्स करोगे, उतना यूट्यूब वीडियोज़ को प्रमोट करता है। तो बहुत ज़्यादा और हम्बल बैकग्राउंड के ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के पास पहुँचने में हेल्प हमारी हो जाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री इज द चेयर ऑफ अ नॉन अलाइंड मूवमेंट 2019 और 23 के बीच में कौन चेयर था? नाम का कौन चेयर था? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान। कौन चेयर था नाम का? ठीक है, तब का छोड़ दो, अभी का कौन है बताओ। ये तो छोड़ दो, अब 2019-23 छोड़ दो। अभी का कौन है? ठीक है, तो तब था अजरबैजान। ठीक है, 18 नाम सबमिट हुई थी बाकू अजरबैजान में। अभी जो चेयर है वो है युगांडा। नाम का चेयर अभी का कौन है? युगांडा। नाम 121 मेंबर की बॉडी है, 18 ऑब्जर्वर्स है, 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। बाडूंग कॉन्फ्रेंस से स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, 1855 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे उसका जेनेसिस मिलता है। अब्दुल्ला नासिर जो थे, जनरल गमल अब्दुल्ला नासिर इजिप्ट के, क्वामे नक्रुमा गाना के, जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, सुकार्नो थे इंडोनेशिया के, एंड टीटो थे यूगोस्लाविया के। इंपॉर्टेंट फिगर्स थे इसमें। एक्चुअल जो फाउंडेशन है 1961 में बेलग्रेड सर्बिया यहाँ पे हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस से हुआ है। ठीक है, तो इतना एग्जाम के लिए, सीयूटी पीजी यूजीसी नेट के लिए इतना काफी है अभी। इसका लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस देखो कहाँ पे होने वाला है, कौन अभी चेयर है, वो तो युगांडा है। द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कंप्राइजेस, कितने मेंबर्स है सार्क में? 5, 6, 7, 8। सार्क में कितने मेंबर्स है बताओ, और कौन से वो भी बताओ। कौन सा मेंबर लेटेस्ट ज्वाइन किया? टोटल 8 मेंबर से अफगानिस्तान लेटेस्ट ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, और कौन सा है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव। ठीक है। तो सार्क 1985 में बना। ठीक है, 8 दिसंबर 1985। अफगानिस्तान 2007 में लेटेस्ट ज्वाइन होने वाला कंट्री है। फाउंडिंग मेंबर से 7 है। ठीक है, ढाका में बना था 7 दिसंबर 1985 में, फर्स्ट समिट हुई थी। सार्क एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान इज लेटेस्ट टू ज्वाइन। सार्क का ट्यूबरकुलोसिस HIV एड्स वाला सेंटर काठमांडू में है। सार्क ऑर्डर का सेक्रेटेरिएट भी काठमांडू में है। एग्रीकल्चर सेंटर ढाका में है। कल्चरल सेंटर कोलंबो में है। ठीक है, साप्ताह जो हुआ था 2006 में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वेलफेयर एंड क्वालिटी लाइफ, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड असिस्टेंस। व्हाट इज द कोर ऑफ रियलिज्म? रियलिज्म का कोर क्या है? तो रियलिज्म एज आइडिया, इंटरनेशनल रिलेशन में अप्रोच या थियरी देखना पड़ेगा ना। तो ट्रेड, डिप्लोमेसी, पावर या पीपल्स रिलेशन। तो रियलिज्म, रियलिटी की बात कर रहे हैं। व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, इसकी बात नहीं कर रहे। तो पावर कोर है। ठीक है, पावर, इगोइज्म, एनार्किकल सिस्टम है। तो power realism is a dominant theory in international relations which use international politics as anarchy, competitive, core concept is a power, नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना। ठीक है, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उसके उसके लिए मतलब कुछ भी उस हद तक। ठीक है, तो देखते हैं, पूरा रियलिज्म रिवाइज करेंगे। तो रियलिज्म एक डोमिनेंट थियरी है क्लेमिंग दैट मोस्ट रियलिस्टिक व्यू ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स है एक। ठीक है, एक रियल पॉलिटिक है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉपरेशन नहीं है वर्ल्ड में। ट्रम्प जो कर रहा है वो तो देख के तो वैसे ही लगता है। तो एम्फेसाइजेस सेंट्रलिटी ऑफ द स्टेट एंड नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। स्टेट, नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर, 3 चीजें याद रखो। और सेल्फ हेल्प सिस्टम है, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, खुद को ही खुद से हेल्प करना है। तो सर्वाइवल के लिए एट द एंड खुद से ही जो भी करना पड़ेगा आपको, तो किसी के ऊपर रिलाय नहीं रह सकते। तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये है कि उसके थ्यूसिडिडिस ने जो भी लिखा था, या मैकेवली है, हॉब्स है, ये इसके इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर्स बोले जाते हैं। तो स्टेटिज्म मतलब स्टेट सबसे ऊपर, स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर, स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट की एक्टर।
ठीक है, जो लिबरलिज्म में क्या बोलते हैं, नहीं भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, एनजीओज है, सिविल सोसाइटी, ये सब भी। लेकिन यहाँ पे नहीं, बस स्टेट ही सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे की एक्टर है, सर्वाइवल सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, और सेल्फ हेल्प, ये तीन चीजें याद रखो। पावर, फंडामेंटल एजम्पशंस क्या क्या है, पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन ग्रीडी है, पावर हंग्री है, सेल्फ इंटरेस्टिफाइड है, इगोइस्टिक है। और वही फिर स्टेट में क्या है, ह्यूमन ही है, तो यही स्टेट का भी नेचर यही बन जाता है। तो एक इनसाइड आउट अप्रोच है ये, ठीक है, तो ह्यूमन ऐसा है इसलिए स्टेट भी ऐसा है। एनार्किक है सब सिस्टम, कोई रूल नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, तो टू एनफोर्स रूल्स। स्टेट सेंट्रिज्म मतलब प्राइमरी एक्टर स्टेट है, ये भी सब आया था यूजीसी नेट में, सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। रैशनैलिटी, स्टेट आर रैशनल एक्टर्स, उनको क्या पता है क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या कॉस्ट होंगे उनके एक्शंस के, वो खुद की यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं। और कोई यूनिवर्सल मोरालिटी वगैरह, कुछ प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स वगैरह नहीं है, ठीक है। देन क्लासिकल रियलिज्म मतलब जो ह्यूमन नेचर को एज अ रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते थे, जिसमें थुसिडिडस है, उनका फादर ऑफ रियलिज्म भी जिनको कहा जाता है, ठीक है। उनका मेन वर्क था द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। उसके बाद निकोलो मैकियावेली, प्रिंस, ठीक है, तो लायन फॉक्स, प्रिंस को कैसा होना चाहिए, कनिंग होना चाहिए लाइक फॉक्स, ड्यूअल मोरालिटी की बात करते हैं। थॉमस हॉब्स है, जो स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ थी, सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश, शॉर्ट, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, उनका मेन वर्क था लिवाइथन। इन ईएच का 20 ईयर क्राइसिस, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में जो सारा क्राइसिस है, तो उसके रिगार्डिंग 20 ईयर क्राइसिस उनका बुक है। मोरलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ही एट द एंड बोलते हो, क्रिटिसिज्म करते यूटोपियनिज्म का और इंटर वॉर पीरियड का जो भी, ठीक है। उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि वॉर होने वाला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हैंस मॉर्गेंथो है, जो एनिमस डोमेंडी, इनेट लस्ट ऑफ पावर होती है सबके अंदर, नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं एज अ पावर, नेशनल इंटरेस्ट मतलब पावर ही है, जितनी ज़्यादा पावर आप सीख करो करो, ठीक है। उनका मेजर वर्क पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन है। वो 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म देते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज, जो ऑब्जेक्टिव लॉज है वो इन टर्म्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स को गवर्न करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, जितनी ज़्यादा पावर गेन करो। इंटरेस्ट आर नॉट फिक्स्ड, द चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल होते हैं इंटरेस्ट। यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स का कोई रोल नहीं होता स्टेट के एक्शंस में। प्रूडेंस इज हाईएस्ट वर्च्यू। देन रिफ्यूजल टू आइडेंटिफाई मोरल एजम्पशंस ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन विद यूनिवर्सल मोरल लॉज, तो ऐसा कोई तो यूनिवर्सल मोरल लॉज है ही नहीं। एंड एटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्पीयर, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उनके प्रिंसिपल्स है। देन रेनोल्ड न्यूबर भी है, क्रिश्चियन रियलिज्म आर्ग्यूड दैट द व्हाइल इंडिविजुअल्स माइट बी मोरल, सोसाइटीज स्टेट्स आर इनविटेबली इमोरल। मॉरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी, ये इनका इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये कुछ क्लासिकल रियलिज्म हमने देखा अभी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बाद में रियलिज्म कैसे इवॉल्व होता गया है। तो ह्यूमन नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म में। तो अब स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस लेके गए ये लोग, ठीक है। तो इसमें 1970, लेट 1970 में इमर्ज हुआ है ये सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब नॉट इविल नेचर बट एनार्किक स्ट्रक्चर है, मतलब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, वर्ल्ड लॉज नहीं है सही से, तो ये फोर्स करते हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे थिंक स्ट्रक्चरल रियलिज्म एक आता है, जिसको न्यू रियलिज्म भी बोलते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केनेट वॉल्ट, ठीक है। आपको ये सारी बीइंग पॉलिटिकल टेलीग्राम चैनल पे ये सारे इमेजेस वगैरह सब मिल जाएगा, सब मटेरियल मिल जाएगा फ्री में, सब सब है। तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर और एनार्की, सिस्टम लिमिट स्टेट बिहेवियर, तो सिस्टम डिसाइड करता है स्टेट कैसे बिहेव करेगा। जैसे कोल्ड वॉर में एज अ सिस्टम, कोल्ड वॉर एज अ सिस्टम डिसाइड कर रहा था ना, कौन सा कोई स्टेट कोई ब्लॉक ज्वाइन करेगा, क्या होगा ये सब। तो बाइपोलर स्टेबिलिटी, अगर बाइपोलर वर्ल्ड होगा जैसे कोल्ड वॉर में, तो स्टेबिलिटी थी। मल्टीपोलर वर्ल्ड में से ज़्यादा बाइपोलर वर्ल्ड में स्टेबिलिटी होती है। और लेवल ऑफ एनालिसिस, इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सिस्टम लेवल पे, मतलब कोई भी आपको आईआर का डिसीजन अगर समझना है कि भाई नॉन अलाइन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया इंडिया ने, तो देखना पड़ेगा तब इंडिया के पास मटेरियल पावर कितनी थी, इंडिया के पास मिलिट्री पावर कितनी थी, क्या हम मिलिट्रिकल पावर से कुछ कर सकते थे क्या, नहीं, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। तो खुद को प्रोटेक्ट एज अ प्रपोज करने के लिए वर्ल्ड लीडर या एक अच्छा इमर्जिंग लीडर, लीडर ऑफ थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ, तो हमारे पास मोरल वैल्यूज या इस यही लेके आगे आना पड़ता। और तब ये सब वैल्यूज प्रिंसिपल्स की बात करते हमें लार्जर देन लाइफ इमेज भी बना दी थी, और मतलब इंडिया का एक ग्लोबल स्टैंडिंग में स्थान भी डेवलप कर दिया था। तो तो ये सब देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे नेहरू क्या बिलीव करते थे, वो इंपेरियलिज्म को कैसे कैपिटलिज्म से जोड़ते थे, और उस तरीके से कैसे वो खुद एक सोशलिस्ट थे, एक सोशल डेमोक्रेट खुद को कहते थे। उनके ऊपर क्या क्या वैल्यूज का तब वो इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट थे, हमने खुद ही फ्रीडम फाइट करके मिला है। तो नेहरू जी का पूरा इंडिविजुअल लेवल पे कैसे डिसीजन शेप किए, फिर स्टेट लेवल पे क्या था और सिस्टम लेवल पे क्या था, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, ये सब। तो उस सेंस में किसी ब्लॉक को ज्वाइन करना, मतलब अभी अभी मिली फ्रेडा किसी ब्लॉक को ज्वाइन किया तो यूएसए या यूएसएसआर डिक्टेट करेगा हमारी फॉरेन पॉलिसीज को, तो हमारा फ्रीडम चला जाएगा जो इतना 150 साल लड़ के हमें मिला था।
तो उस तरीके से किसी भी डिसीजन को 3 लेवल पे देखते हैं, और स्टेट लेवल पे मतलब डोमेस्टिक लेवल पे जो भी पॉलिटिक्स चल रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, तो उस तरीके से। इनका बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मैन द स्टेट एंड वॉर। देन जॉन मर्सिमर ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इनका इंपॉर्टेंट बुक है, आता जाता है। पावर मैक्सिमाइजेशन की बात बोलते हैं, स्टेट सिक्स टू हेजेमनी फॉर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। मतलब कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है, उनको हमेशा ज़्यादा 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 चाहिए। तो ट्रेजेडी इज स्टेट फोर्स टू बी एग्रेसिव बाय द सिस्टम दैट लैक्स सेफ्टी गारंटी, नॉट बिकॉज दे आर इविल। तो इस तरीके से ट्रेजेडी है, इसलिए वो ट्रेजेडी है, ऐसे नहीं कि वो खुद चाहते हैं, सब सिस्टम ही उनको ये करवा रहा है। एक डिबेट भी है ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म। तो डिफेंसिव रियलिज्म बोलता है कि सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन करना है, तो स्ट्रेटेजी टू मेंटेन स्टेटस क्यू, अवॉइड एक्सेसिव एग्रेशन, ठीक है, कोएलिशन करने हैं। मीन्स टू सिक्योरिटी टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा करेंगे तो डेंजरस है, जिसमें ये केनेट वॉल्ट और जर्विस ये सब आते हैं। और इसके अगेंस्ट है ऑफेंसिव रियलिज्म, जो पावर मैक्सिमाइजेशन, जो मर्शमर का है, ठीक है। तो रीजनल हेजमान बनना है, वो भी काफ़ी नहीं है तो और बड़ा हेजमान बनना है, लेकिन मतलब पावर को मैक्सिमाइज करना है। देन कुछ कुछ अदर ब्रांचेस भी है रियलिज्म में। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म थॉमस शेलिंग का है, फोकस ऑन गेम थ्योरी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस है। डिप्लोमेसी एज अ बार्गेनिंग, कोerशन, थ्रेट्स, स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसका इंपॉर्टेंट बुक है। देन न्यू क्लासिकल रियलिज्म है, जिसमें फरीद जकारिया या रैंडॉल शेवलर, ये है ब्रिज सिस्टमेटिक न्यूरलिज्म प्लस डोमेस्टिक वेरिएबल्स, इन दोनों को क्लब किया हुआ है। एनआरकी प्लस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज इक्वल टू फॉरेन पॉलिसी। और इनका बुक है फ्रॉम वेल टू पावर। जकारिया के ऊपर भी क्वेश्चन आया चुका था शिफ्ट 2022 में, एक मतलब स्ट्रेटेजिक रियलिस्ट है जकारिया। टेक्नोक्रेटिक रियलिज्म की बात करते हैं, शिकागो बॉयज जिनको कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ रियलिस्ट न्यूलिबरल प्रिंसिपल्स इन इकोनॉमिक, इसमें उन्होंने अप्लाई किया ये सब प्रिंसिपल्स को। चिले का केस स्टडी किया था 1973 में, ठीक है। तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं दे रिप्लेस द पॉलिटिशियंस, तो टेक्नोक्रेट्स जिनको बोला जाता है। कुछ कुछ की टर्म्स है, सिक्योरिटी डिलेमा, जॉन हर्स, वन स्टेट इंक्लूजिंग सिक्योरिटी, मतलब अगर सपोज इंडिया ने कुछ मॉडर्न वेपन्स प्रोक्योर किए तो पाकिस्तान भी करेगा, उसको डर लगेगा। तो जैसे चाइना ने कुछ प्रोक्योर किया तो इंडिया भी करेगा, तो ऐसे मतलब सिक्योरिटी डिलेमा है। कोई किसी के सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, दूसरे को लगता है ये भाई हमारे अगेंस्ट कर रहा है, तो वो भी प्रोक्योर करता जाएगा, इसने ज्यादा प्रोक्योर किया फिर वो करेगा, फिर ये करेगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस बैलेंस ऑफ पावर सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैचिंग पावर करना है, मतलब एक दूसरे के साथ, यही है बैलेंस ऑफ पावर। कोएलिशन करो फिर कुछ करो, जैसे अब सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान ने करार कर लिया ना, मतलब म्यूचुअल इसका कोऑपरेशन का, और आपके ऊपर हमला तो हमारे ऊपर, हम सपोर्ट करेंगे, हमारे ऊपर हमला हुआ तो आप सपोर्ट करेंगे, वगैरह वगैरह। तो दूसरे को बैलेंस करने के लिए ऐसे कोएलिशंस करना। रिलेटिव गेन, ठीक है, हु गेन्स मोर, तो मतलब नॉट जस्ट एब्सोल्यूट गेन, रिलेटिव गेन्स। प्रिजनर्स डिलेमा, गेम थ्योरी शोइंग व्हाई कोऑपरेशन इज डिफिकल्ट, इवन देन इवन रैशनल भी है, लेकिन वो डिफिकल्ट है। बिलियर्ड बॉल मॉडल, सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इतना नहीं, लेकिन स्टेट कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस, उसके रिगार्डिंग। कुछ कुछ पीवाईक्यूज आए हुए थे, जैसे कि पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, मॉर्गन का बुक पूछा गया था। स्ट्रक्चर एजेंट्स से ज़्यादा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, वॉल्ट की थ्योरी में। केनेट वॉल्ट्स न्यू रियलिस्ट थ्योरी से बिलोंग करता है। मॉर्गन के जो प्रिंसिपल्स है उसमें क्या मतलब क्या नहीं है, तो एक यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज की वो बात नहीं करता। रियलिज्म का कोर है क्या है, पावर। 20 ईयर्स क्राइसिस एच कार का है। मॉर्गन तो एक रियलिस्ट थिंकर है। डिफेंसिव रियलिज्म जिस किसका है, वॉल्ट और जर्विस का। तो ये कुछ क्वेश्चंस आ चुके थे, ठीक है। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स भी क्वेश्चन आया था, किसका है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन, ये बुक्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे चुके हैं। सो एंड टिकनर इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, न्यू रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यार एक तो एक फेमिनिस्ट है, तो यहाँ पे फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन्होंने क्या किया, मॉर्गन के जो 6 प्रिंसिपल्स थे ना, इसको रिफॉर्मुलेट किया और इसको फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट किया, बोला ये तो बहुत ही मैस्कुलिनिस्ट है, और उन्होंने उसको रीशेप दे दिया, ठीक है। तो जे एन टिकनर, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, इनका एक आर्टिकल था यहाँ पे, वो बोलते हैं कि जो रियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही पार्शियल मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड का, ऐसा नहीं होता वर्ल्ड, और इस तरीके से वो लिखते हैं। इन इंटरनेशनल रिलेशंस रॉबर्ट केओन एंड जोसेफ नाय प्रोपेगेटेड द टर्म, इनका कौन सा टर्म है, रॉबर्ट केओन ये है, जोसेफ नाय।
अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको मैं मानता हूँ यार, आपको दाद देनी पड़ेगी। लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुका है और आप अभी भी बने हुए हो। आप सच में हार्ड वर्किंग हो और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप सो आपको अच्छे मार्क्स आए। हम्म, अगर आप पसंद कर रहे हो इस पढ़ाने को तो प्लीज़ कमेंट में आप कुछ तो फीडबैक दे दो। और लाइक भी करना वीडियो को, इसलिए करना क्योंकि मेरा चैनल तो मोनेटाइज नहीं है, आपके व्यूज से या इससे मुझे पैसा नहीं आता, लेकिन जितना ज़्यादा लाइक और कमेंट करोगे उसकी उतनी वीडियो की रीच बढ़ती है। आपके जैसे और बहुत सारे हम्बल बैकग्राउंड के लोग होंगे वो देख पाएंगे, ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट। बस यही पर्पज़ होता है। तो इनका कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कंसेप्ट है, वो देखेंगे अच्छे से क्या है ये। तो रॉबर्ट केवन एंड जोसेफ नाय आर द फाउंडर्स ऑफ न्यूलिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। उनका बुक था पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, 1977 में लिखा था। वर्ल्ड वेयर स्टेट्स आर कनेक्टेड बाय मल्टीपल चैनल्स, नॉट जस्ट हाई पावर, जो मतलब हाई पावर्ड होता है ना मिलिट्री, यही यही सब डोमिनेट नहीं करता, बाकी की चीज़ें भी बहुत सारी होती है, ठीक है। तो पावर एंड इंडिपेंडेंस इनका बुक था, 1977 में आया था। मिलिट्री फोर्स इज नो लॉन्गर द प्राइमरी और मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर एक्सरसाइजिंग पावर इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज वर्ल्ड में। बाकी की मीन्स बहुत ज़्यादा है, सैंक्शंस लगाना या मतलब ट्रेड में इन्वॉल्व होना, जैसे कांट की परपेचुअल की स्थिति थी ना कि जितना ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा उतना ज़्यादा वॉर कम होते जाएंगे वगैरह। तो मिलिट्री का रोल माइनर हो गया है बिटवीन इंटरडिपेंडेंट स्टेट, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट स्टेट्स है, सच एज इंडस्ट्रियलाइज लिबरल डेमोक्रेसीज, ठीक है। तो जैसे कि चाइना और यूएसए तो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उनकी इकोनॉमी, ये चाइना और इंडिया। इसलिए डिप्लोमेसी होगी, बातें करके निगोशिएशन करके हल होंगी चीज़ें, लेकिन सीधा सीधा मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट कम है, इतना ज़्यादा वॉर वगैरह नहीं होगा उस तरीके से। तो रिजीम्स क्या है, सेट ऑफ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट प्रिंसिपल्स नॉर्म्स वैल्यूज, ये सब है। जोसेफ नाइस सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। सॉफ्ट पावर मतलब अब जब इंडिया योगा को प्रमोट करता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करता है, तो सॉफ्ट पावर है, बॉलीवुड का प्रमोशन है। तो यहाँ से एक ओपिनियन बनता है, अमेरिका का जो भी मैकडोनलाइजेशन है उनका, हॉलीवुड है, ये सब उनका सॉफ्ट पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एक कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरस्टेट, ट्रांस गवर्नमेंटल, ट्रांसनेशनल, किसी हायरार्की नहीं है इन इश्यूज के ऊपर कि ये सबसे ऊपर ये सबसे कम, नहीं। तो इस तरीके से ये दोनों बोलते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर 2 बुक लिखे थे, ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पावर एंड डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड पावर इन पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन करके। इंडिविजुअल भी देखते हैं, ये बुक्स पूछते थे, अभी भी एग्जाम्स में आते हैं। तो जोसेफ नायर ने कुछ कुछ बुक्स लिखे, पैन अफ्रीकनिज्म, पीस इन पार्ट्स, पैराडॉक्स ऑफ अमेरिकन पावर, सॉफ्ट पावर जोसेफ नायर का कंसेप्ट है, ठीक है। पावर गेम, the power to lead, future of power, presidential leadership and creation of American era, is the American century over, do morals matter, soft power and great power competition, life in American century, ये सब इनके बुक है। रॉबर्ट क्योन के कुछ कुछ बुक है, आफ्टर हेजिमनी, न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट पावर, डिजाइनिंग सोशल इंक्वायरी, ठीक है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस, इथिकल लीगल एंड पॉलिटिकल, पावर एंड गवर्नेंस, री regime complex for climate change, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। डिटेंट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डिटेंट तनाव शैथिल्य, प्रेशर थोड़ा कम हो गया, तनाव थोड़ा कम हो गया था। ये कब हुआ था यार, कैसे दिया है देखो, मतलब ऑप्शन में कोल्ड वॉर सबको पता ही है। अब पूरा कोल्ड वॉर देखेंगे, ठीक है, क्या क्या हुआ था, कब हुआ था। लेट्स स्टार्ट। तो पहले डिटेन देखते हैं। तो एक डिटेन एक ऐसा फेज था, मतलब फ्रेंच में इसका मीनिंग होता है रिलैक्सेशन, थोड़ा बहुत प्रेशर जो भी दोनों कंट्रीज में बिल्डअप हो रहा था, यूएसएसआर और यूएसए में, वो थोड़ा रिलैक्स हो गया था 1970 से लेके 1969-71 तक। और बाद में फिर जब सोवियत ने फिर से अफगानिस्तान पे इन्वेजन किया तो फिर बढ़ गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, इस डिटेन की पीरियड में सॉल्ट वगैरह ये सब ट्रीटीज भी हुई थी। तो देखते देखो, क्वेश्चन बहुत आते हैं कोल्ड वॉर पीरियड पे, यूजीसी नेट में भी आते हैं और ये सीटीपीजी में भी आते हैं। तो सबसे पहले 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, दे ऑल मेट पोस्ट वॉर वॉर कैसा होना चाहिए ये सब डिसाइड करने के लिए। देन पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस भी हुई जुलाई 1945 में, और यूएसए ने भी उसके बाद फिर एटम बॉम्ब फेंका जापान पे, तो ये सब 1945 में हुआ है। उसके बाद 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आई। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन मतलब यूएसए का कैसा ज़्यादा रोल बढ़ाना है और मतलब कम्युनिज्म को कैसे कंटेन करना है, उसको यूएसएसआर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, तो ये सब के लिए ठीक है। और यूएसएसआर ने भी कमेंटिंग एस्टेब्लिश किया। उसके बाद 1948 में मार्शल प्लान आया, जो भी वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक वगैरह ये सब इनकी हेल्प से जो रिकवरी करनी थी ना, यूरोपियन कंट्रीज में वॉर हुआ है,
तो जो भी रिकवरी करनी थी वॉर के बाद, रीबिल्ड करना था इकोनॉमीज को, और उसी टाइम बर्लिन ब्लॉकेड भी हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बर्लिन ब्लॉकेड 1948 में। 1949 में नाटो इस्टेब्लिश हुआ है। यूएसएसआर ने भी अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब यहाँ पे सॉर्ट ऑफ लॉन्च किया है। ठीक है, 1949 में। हम 1955 में कोरियन वॉर हुआ जो 1953 तक चला। उसके बाद 1955 में यूएसएसआर डिनोट्स इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, देन 1956 में हंगेरियन रिवॉल्यूशन हुआ है, जिसको सॉर्ट ऑफ सप्रेस कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ है। क्यूबा कहाँ है मैं दिखा दूंगा आपको बाद में, एक क्वेश्चन है क्यूबा के ऊपर। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से थोड़ा बहुत पीक पे था। ठीक है, टेंशन। तो 1962 में ये इवेंट हुआ है। आपको ज़्यादातर यही पूछेंगे, इवेंट की क्रोनोलॉजी पूछेंगे। ठीक है, उसमें इतना क्या होगा था, डेथ डेथ में हो जाती नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मिसाइल्स वहाँ पे रखे थे। क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है और रशिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, और यूएसएसआर तब का, तो उन्होंने मिसाइल्स अपने वहाँ पे रखे थे क्योंकि अमेरिका के ऊपर कभी भी जरूरत पड़ी तो लॉन्च कर पाए। और क्यूबा एकदम अमेरिका के क्लोज है, तो उनको एकदम शॉक लगा था। 1965 में मतलब वॉर्सा पैक्ट हुआ है 1955 में। उसके बाद 1965 में यूएसए टेंड्स ट्रूप्स टू साउथ वियतनाम एक्सेट्रा, तो वियतनाम का सब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह स्टार्ट हुआ है। 1968 में ब्रिजनो डॉक्ट्रिन आई। 1972 में सॉल्ट वन एग्रीमेंट साइन हुआ। 75 में हेलसिंकी अकॉर्ड हुआ। 79 में सॉल्ट टू एग्रीमेंट साइन हुआ है, और सोवियत ने अफगानिस्तान में इन्वेजन कर दिया तो फिर से टेंशन बढ़ने लगा। 1983 में स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव लिया गया, और फिर 1989 में बर्लिन वॉल का फॉल हो गया और कोल्ड वॉर एंड हो गया। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी पूछते हैं इसमें, मोस्टली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सॉल्ट वन सॉल्ट टू कब हुआ है, कोरियन वॉर, मार्शल प्लान, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ब्रिजनो डॉक्ट्रिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, सोवियत इन्वेजन पे क्वेश्चन आता है, बर्लिन वॉल कब फॉल हुई, याल्टा कॉन्फ्रेंस, नाटो कब स्टैब्लिश हुई, वार्सा कब हुआ, मार्शल प्लान, यही सब पूछते रहते हैं ना, यही आता रहता है और क्या आएगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन द यूनाइटेड नेशंस? क्या है भाई, फुल मेंबर एक स्टेट है क्या पैलेस्टीन? नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है क्या, या कोई मेंबरशिप ही नहीं है, नॉट क्लियर है? तो पैलेस्टीन अभी फुल मेंबर स्टेट तो नहीं है ना, फुल मेंबर स्टेट तो जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है। तो पैलेस्टीन नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है, तो पहले नॉन मेंबर मतलब नॉन मेंबर ऑब्जर्वर एंटिटी था, लेकिन 2012 में उसको एंटिटी हटा के वर्ड स्टेट डाला दिया है। ठीक है, तो देखते जस्ट, ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। अ, अब तो ये गाजा स्ट्रिप है जहाँ पे अभी गाजा का वॉर पूरा चल रहा है, और पैलेस्टीन, ये वेस्ट बैंक, यहाँ पे भी अभी ये लोग है थोड़ा बहुत। पर ये तो गोलन हाइट भी यहाँ पे ये थे, लेकिन ये अब इसराइल ने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया इसको। ऊपर सीरिया है, ये जॉर्डन है, इसके ऊपर ये लेबनान है, यहाँ पे भी अभी क्राइसिस चल रहा है, सीरिया में भी क्राइसिस चल रहा है। जॉर्डन थोड़ा बहुत ठीक है अभी। इजिप्ट में भी तो पहले रिवॉल्यूशन हुआ था, गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन यूएसए ने फिर से इंटरफेयर करके अपने फेवरेबल रिजीम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी है। तो ये पूरा पता होना चाहिए एटलीस्ट, साइड में कंट्रीज कौन सी है क्या है। ब्रिक्स, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है तो बहुत ही मतलब क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक ग्रुपिंग 2010 में था, और 2011 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लिया। पूरा ब्रिक्स देखते हैं चलो। तो फॉर्मेशन 2006 में हुआ है, फर्स्ट समिट 2009 में हुई है। ठीक है, रशिया में हुई थी फर्स्ट समिट। साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया है सितंबर 2010 में। फिर फर्स्ट एज अ ब्रिक्स समिट हुई है 2011 में। एनडीबी बनी 2014 में, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको बोला जाता है। जॉइंट स्पेस प्रोग्राम 2021 में चालू किया। ब्रिक्स समिट 15th हुए 2023 में। ये सब छोड़ दो चलो। तो नए मेंबर्स कुछ कुछ ज्वाइन किए हैं, तो फाउंडर मेंबर्स तो ये चार ही होंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन किया। और न्यू मेंबर्स अभी ईरान, यूएई, इथियोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ये लगभग 5 नए मेंबर्स है। तो पहले के 5 और ये 5, तो टोटल अभी 10 मेंबर्स बन गए हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसके मेंबर्स और भी है, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट वगैरह वगैरह। तो ये भी सब याद रखो।
व्हेन वाज पंचशील एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? ये तो हटा सकते हो आराम से यार, ये तो क्या ही ऑप्शन में है, तो 1954, 55 या 56, इसलिए बार बार रिवीजन करना जरूरत है। ठीक है, तो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था 54 में। ठीक है, 54। ठीक है। आप कमेंट में बता दो कौन दो थे जो जिन्होंने सिग्नेचर किया था, इंडिया की तरफ से किसने किया था और चाइना की तरफ से किसने किया था, ये भी पूछते हैं। ठीक है, तो 5 चीजें थी इसमें, 5 प्रिंसिपल्स थे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्रोनोलॉजी देखते हैं, थोड़ा नेहरूइन टाइम में बहुत सारी चीजें हुई है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो 1947 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, मार्च में। देन 1947 के अक्टूबर से 1949 की जनवरी तक फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, सीजफायर हुआ, यूएन का इशू, पाकिस्तान का इशू जो भी वहाँ पे जो कश्मीर का इशू था वो यूएन में चला गया, उसमें कश्मीर टू यूएन 1948 की जनवरी में गया। 1949 में लंदन कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे हमने कॉमनवेल्थ में ही रहेंगे ऐसे बोले। ठीक है, उसके बाद नेहरू लियाकत पैक्ट बना माइनॉरिटी राइट्स रिफ्यूजीज के ऊपर 1950 में। 1950 से 53 के बीच में कोरियन वॉर रिमीडिएशन, कोरियन वॉर चल रहा था, वहाँ पे इंडिया एज अ चेयर था उस जो यूएन से जो कमेटी गई थी रिपेट्रिएशन कमीशन का, एज ए ब्रिज बिल्डर रोल इंडिया ने निभाया। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 1955 में बार्डूम कॉन्फ्रेंस हुई एप्रोएशन सॉलिडारिटी के लिए। 1956 में दो चीजें हुई है, एक तो सुएज कैनाल का क्राइसिस हुआ है, इजिप्ट इजिप्ट का है, ठीक है सुएज, लेकिन वहाँ पे एक अभी भी जो इंग्लैंड था वो अपना जो फ्रांस ये सब इसराइल इन सब कब्जा करके रखे हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आसवान जो डैम है इजिप्ट में वो फंड करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया फंड करने से। तो फिर वो बोले कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पैसा कैसे रेज करेंगे, रेवेन्यू कहाँ से रेज करेंगे, तो हमें सुएज कैनाल को नेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपोज किया, इंग्लैंड, फ्रांस और इसराइल ने। तो उसके अगेंस्ट इंडिया ने स्टैंड लिया था कि भाई वो उनका है, या मतलब सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस वगैरह सब। तो ये सुएज क्राइसिस। उसके बाद हंगेरियन क्राइसिस हुआ है। हंगेरिया में एक कम्युनिस्ट रिजिम थी और उसको जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो बहुत सारे है कि यूएसए ने भड़काया था लोगों को, यूएसए ने। तो कुछ कुछ हुआ है, वो सप्रेस भी किया ब्रूटली, तो उसका क्रिटिसिज्म इंडिया ने इतना उस टाइम पे नहीं किया था, तो उसको डबल स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो ये सब हंगेरियन क्राइसिस 1956 में। 1958 में नेहरू नून पैक्ट, जो बेरोबार यूनियन वगैरह ये सब ट्रांजेक्शन जो भी हुआ था। 1959 में यूएस प्रेसिडेंट आइसेनहोवर आए थे इंडिया में। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी स्टेब्लिश हुई, आयुब खान और नेहरू इनके बीच में। 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई है, नाम स्टेब्लिश हुआ, लिबरेशन ऑफ गोवा भी हुआ, ऑपरेशन विजय, और पीस कीपिंग फोर्सेस कॉन्गो में भेजी गई, इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट था। 1962 में सिनो इंडियन वॉर हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बार बार ही पूछते रहते हैं, years आते रहते हैं, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है? 352 क्या है, 356, 360 या 365 बताओ। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 365 तो जो स्टेट के डिक्टेट्स होते हैं उसको अगर स्टेट ने नहीं माना तो फिर गवर्नर रिकमेंड कर सकता है कि यहाँ पे भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आपको बताना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोविजंस क्या है, उसको कंपेयर करो। नेशनल इमरजेंसी है, 1 महीने के अंदर लोकसभा में राज्यसभा में दोनों जगह पे वो पारित होना चाहिए, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल होगा तो 2 महीने के अंदर उसको अप्रूव करना है। वो कितने महीने तक रहेगी? अब नेशनल इमरजेंसी हर 6 मंथ को रिन्यू करना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी रिन्यू करने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट रहेगी। और स्टेट इमरजेंसी 6 मंथ तक ही रह सकती है। तो मतलब उसको दो देखो कौन से प्रोविजंस है, उसमें एक कंपेरेटिव टेबल बना दो, ठीक है।